बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। और आज हम अपनी नई कविता के अगली कविता के साथ आए हैं। और आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं नागार्जुन द्वारा रचित कविताएं। ठीक है ना। दो कविता हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो कविता ली गई है 10वीं कक्षा क्षितिज भाग 2 हिंदी की पुस्तक जो है उससे ली गई है। और इससे पहले मैंने जो है अन्य कविताओं को एक सीरीज में पेश किया आपके सामने। आप उसको देखिए, समझिए। क्योंकि गद्य खंड को तो हम देखकर पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन कविता को समझना जो है उसमें हमें किसी की सहायता चाहिए होती है ना। आप अगर छात्र हैं तो आपके लिए उपयोगी है यह वीडियो। छात्र हैं केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप काव्य प्रेमी ही क्यों ना हो, तो काव्य प्रेमी है तो भी आपके लिए यह कविता जो है बहुत उपयोगी रहने वाला है। तो आइए आइए हम इसको शुरू करते हैं। जो कवि है उनका परिचय आवश्यक है। किसी कविता को पढ़ने से पहले हम उसके परिवेश को समझें, कवि का जो जीवन है उसको समझें, तब जाकर हमें कविता और अच्छे से समझ में आ जाती है। कवि का जब तक हम विचार, कवि के विचार को नहीं समझते, उनकी बाहरी दशा को नहीं समझ पाते, तब तक जो है हमें यह कविता कई बार उतनी समझ नहीं आ पाती। तो बात करता हूं मैं नागार्जुन जी का। नागार्जुन जन्म बिहार दरभंगा जिले सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। अब 1911 का दौर है, आप समझ सकते हैं। इस तरह इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। संस्कृत पाठशाला में इनकी प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो इनकी पाठशाला में हुई थी, संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर बनारस में, कलकत्ता में गए थे। 1936 में श्रीलंका में गए और फिर वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 2 साल के बाद 1938 में फिर से वो भारत लौट कर आए। और इनकी रचनाएं घुमक्कड़ी के आधार पर है, घुमक्कड़ी पर इनका ज्यादा भरोसा था, है ना। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि घुमक्कड़ी ही जो है सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को बहुत अच्छे से निभाया है नागार्जुन ने। नागार्जुन की जो प्रमुख कृतियां हैं, उससे पहले हम देख ले कि इनका जो देहावसान है वो 1998 में हो गया है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, काव्य कृतियां, युगधारा, सतरंगे, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, है ना। इसके अलावा इनकी जो रचना उपन्यास है या फिर अन्य गद्य खंड में जो है, इनका संपूर्ण जो कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। अगर आप नागार्जुन रचनावली को 7 खंडों में पढ़ लेते हैं तो इनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, आप पढ़ चुके होते हैं। इसके अलावा इनको भारत भारती पुरस्कार मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है ना। ये आपके अतिरिक्त ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ। और यदि आप केवीएस या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए सबसे महत्व का प्रश्न बनता है। इसके अलावा मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिथिलांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं। मिथिलांचल में एक क्षेत्र है, सतलखा गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। राजनीतिक सक्रियता थी, इसलिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। और इन्होंने जो है यात्री नाम से जो है ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ठीक है ना। मातृभाषा मैथिली में इनका जो नाम है, निकनेम है, वो यात्री है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन्होंने, आपने सुनी होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सब जो पंक्तियां हैं ये सब इन्हीं की है ना। तो आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत आनंद आपको मिलेगा अपनी घुमक्कड़ी के दौरान। अच्छा, इनके कालखंड को मैं और बता दूं कि ये जो है छायात्तरवाद, अगर आप छायावाद को समझ चुके हैं, जहां रहस्य की बात हो रही है, तो छायावादोत्तर दौर से वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया के समान रूप से लोकप्रिय रही। अर्थात इनकी जो कविताएं हैं वो आम जन की कविता है। ये निचले तबकों की बात करते हैं, जो आधारभूत समस्याएं, कोई फैंटेसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं ढूंढ कर ला रहे हैं। जैसा आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा या फिर आपने निराला जी को देखा तो वो प्राकृतिक को महत्व दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये आम जन की भाषा में बात कर रहे हैं, जो आम जन की चीजें हैं, जो जिससे व्यक्ति डेली रूबरू होता है, उसको यहाँ पर ये उठा रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो है
धर्म और जात पंथ से जो है ऊपर उठकर जो है अपनी रचना करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम जो है इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का जो शीर्षक है वह है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अभिप्राय होता है दांत। ठीक है ना, दांतों की हंसी। ठीक है, जो बच्चा होता है अगर आपने उसको देखा हो, उसके एक दो दांत आए होते हैं जब बच्चा, बच्चा क्या मैं कहूँ, शिशु अगर मैं कहूँ तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जो शिशु होता है ना, वो एक दो दांत जब उसके आते हैं और जब वो खिलखिलाकर हंसता है, ठीक है ना, तो उसको देखकर जो है आप निश्चित रूप से खुश होते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक बार जरूर खुश होता है, चाहे उसका बच्चा हो या ना हो। आप बच्चे को हंसते देखकर अपने सारे गम को भुला देते हैं। लेकिन आज हम सभी इस प्रकार से कलयुग में कहूं या कल हो चुके हैं, यंत्रवत व्यवहार कर रहे हैं कि अब हमें खुशी या फिर हमें किसी की पीड़ा की कोई परवाह नहीं होती। तो कवि जो है नागार्जुन जी वो बताना चाह रहे हैं कि उस पल को आभास कीजिए, उस पल को जीने की कोशिश कीजिए जब बच्चा दंतुरित मुस्कान हंसता है। ठीक है ना, उनके मनोहारी बिंबों को, ठीक है ना, मुस्कान को जो है ना कवि ने बहुत अच्छे से बताया है। और दूसरी जो कविता है वो फसल है, जिसमें कि कवि ने फसल के बारे में बताया है कि फसल को जो आप देखते हो कि आटा है, गेहूं है, धान है, चावल है, जौ है, मक्का है, इस तरह की फसल जो है वो सिर्फ एक फसल नहीं, उसके पीछे कितना कितनी प्रक्रियाओं से वो गुजरता है तब जाकर एक फसल तैयार होता है। तो आइए हम इसको चर्चा करते हैं। कविता है पहली, यह दंतुरित मुस्कान। अब कवि अपने प्रवास के दौरान, प्रवास का मतलब जो कवि है वो घुमक्कड़ी धर्म का पालन कर रहे हैं, घूमते 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 वो कहीं पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो उस माँ के पास पहुंचते जिसका एक छोटा सा शिशु है, वो 6 महीने का हो सकता है, वो 1 साल का, 1.5 साल का हो सकता है, वो गोद में रहने वाला है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो जब शिशु के पास वो जाते हैं तो शिशु जो है उनको देखकर हंसता है। तो इसी हंसी को देखकर नागार्जुन जी जो है वो दुनिया की सारी बात भूलकर कुछ पल के लिए जो है अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप इस खुशी को महसूस करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। देखिए अतोषोक्ति अलंकार की बात की जा रही है, मरा हुआ व्यक्ति जी नहीं सकता, लेकिन बच्चे की, शिशु की हंसी इतनी अच्छी लगती है कवि को कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम किसी मुर्दे व्यक्ति के समक्ष, मुर्दा के समक्ष भी अगर तुम हंस दो तो उसके अंदर जान आ जाएगी। अर्थात तुम्हारी हंसी इतनी अच्छी है, तुम्हारा मुस्कान इतना ही अच्छा है। धूली धूली धूसर तुम्हारे यह गात। जो छोटे बच्चे होते हैं वो धूल में खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और धूल जो है वो, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा और करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि धूल जो है वो वास्तविक श्रृंगार है। कवियों ने धूल को ही श्रृंगार का सबसे अच्छा साधन माना है बच्चों के लिए, क्योंकि धूल में बच्चे खेलते हैं तो मजबूती होती है, उनका जो प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनो सिस्टम है वो मजबूत होता है। जो पहलवान होते हैं वो धूल से ही तो ताकत पाते हैं। और ये दुनिया क्या है, पंच तत्वों से बनी हुई है। आपको अगर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसको जला दिया जाता है, राख बन जाता है या दफना दिया जाता है, वो मिट्टी बन जाता है, धूल से ही बनते हैं, धूल में ही मिल जाते हैं। तो धूल से पवित्र कुछ नहीं है। लेकिन कभी आगे कह रहे हैं कि धूली धूसर तुम्हारे यह गात। तुम्हारे जो ये गात है, जो शरीर है, बच्चे की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे का शरीर है वो क्या है, धूली धूसर है, मतलब उस पर धूल चढ़ा हुआ है। वो धूली खेल खेल कर अपने आप को उसने धूल से सान लिया है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। फिर बता रहे हैं कि तुम्हारी हंसी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो, ठीक है ना, जहां तुम रह रहे हो तो तुम्हारी हंसी इतनी प्रसन्नता देने वाली है कि उसकी तुलना इस बात से कवि कर रहे हैं कि कोई जलजात अर्थात कमल जो है वो क्या है, अपने क्षेत्र से जहां उसका जन्म होना है अर्थात तालाब में, है ना, वहां से वो निकलकर उस झोपड़ी में आ गया जिस जगह पर या जिस स्थान पर वो बच्चा खेलता हुआ हंसता हुआ कवि वर को मिल रहा है। तो बच्चे की तुलना यहाँ कमल से कर दी गई कि आप जो है उस कमल के समान हो जो कहीं और खिलने वाले थे, लेकिन आप तो यहाँ आकर मुझे मिले हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण
पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर, परस पाकर मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे अब बच्चा है तो बच्चा को देखना ही उसका स्पर्श है, एक प्रकार से तुम्हारे साथ आना या तुमको देखना, हंसता हुआ देखना तुमको, वो क्या है, ऐसा कर देता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो, तुम्हारी जो हंसी है उस हंसी को देखकर, ठीक है ना, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पाषाण, कठिन पाषाण से अभिप्राय कठिन या मजबूत हार्ड रॉक से है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है यहाँ पर, वो उस व्यक्ति से है जो बहुत कठोर है, निष्ठुर है, ठीक है ना, वो दया भाव ममता करुणा इन सबसे परे अपने आप को कर चुका हो। तो वो कठिन पाषाण अर्थात कोई कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या हो गया है, बिल्कुल अंदर से पिघल गया है, ठीक है ना। जिस तरह से कोई पत्थर पिघलकर जल बन गया हो, ठीक इसी तरह से अगर तुम्हारी हंसी कोई देख ले, कोई कठिन, कोई कठोर व्यक्ति भी, तो उसका जो हृदय वो पिघल जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ही परस पाकर जो प्राण है, प्राण मतलब आत्मा, किसी की भी आत्मा वो थोड़ी देर के लिए आह्लादित हो उठती है। समझ में आ रही होगी। अगर कोई पंक्ति उलझाऊ सी आपको लगे तो एक बार दो बार आप उसको सुनिएगा। जैसे परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब एक प्रकार से तुम्हारे सानिध्य में आकर, ठीक है ना, तुम्हारा ही प्राण, प्राण का अभिप्राय यहाँ पर है उस व्यक्ति के लिए जो उसको देख रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, पिघल जाएगा, ठीक है। तो परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पाषाण, जो हार्ड रॉक है, कठोर पत्थर है, वो पिघल गए, अर्थात मनुष्य जो कठिन है, कठोर है, वो भी पिघल जाएगा। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर तस्वीर दी गई है कि वाकई ऐसा लग रहा है बच्चा निकल कर बाहर आ जाए। हाँ, खैर, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे, लग पड़े शेफालिका के फूल। अब कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम इतने सॉफ्ट हो, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि शेफालिका के फूल जो है वो झड़ने लगे। अर्थात शेफालिका के फूल की बात की जा रही है, जो बहुत ही कोमल है, मुलायम है, सॉफ्ट होता है ना। तो तुमको छूने से ऐसा लग रहा है कि शेफालिका के फूल को मैं स्पर्श कर रहा हूं, ठीक है ना। बांस था कि बबुल, बांस, आपको पता होना चाहिए कि बांस जो है वो कठोर होता है ना, बांस, और बबुल जो है वो कांटा होता है, और शेफालिका के फूल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो बता रहे हैं कि जब तुम्हें मैंने छुआ तो मैं बांस था या बबुल था वो भूल गया, ठीक है ना, और मैं शेफालिका के फूल बन गया, ठीक है। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, चाहे बांस जैसा कोई कठोर, हार्ड, या फिर तना हुआ अकड़ वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, या फिर बबूल जैसा कोई चुभने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो भी तुम्हें छू ले तो भी ऐसा स्पर्श होता है उसको कि मानो शेफालिका के फूल बन गए, है ना। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, आगे कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब एकटक। जब बच्चा छोटा होता है आप उसके समीप जाएंगे तो बच्चा आपको जब देखता है तो वो पहचानने की कोशिश करता है, आपको एकटक देखता है। तो कभी वही कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, जो मुझे इस तरह से अपलक होकर देख रहे हो। थक गए हो क्या? तुम थक गए? इतनी देर से तुमने कोशिश की मुझे पहचानने की, अब पहचान नहीं पाए तो थक गए। आंख लू मैं फेर, अब कह रहे क्या मैं अपनी आंख जो है हटा लू तुम पर से? अगर मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो शायद तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे, तो तुम थकोगे नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाल स्वभाव की बात कर रहे हैं बच्चों से, ऐसा लगता है। क्या हुआ यदि हो ना सके परिचित ना पहली बार। फिर कवि कह रहे हैं कि अगर हम पहली बार मिले हैं तो कोई बात नहीं, हम परिचित नहीं हो सके हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं, उनको क्या पता, वो तो निर्द्वंद है, हर तरफ से वो बिल्कुल पाक है, पवित्र है, ठीक है ना, एक मिट्टी के समान है। तो कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर हम पहली बार में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, लेकिन यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माता जी माध्यम ना बनी होती, क्योंकि अगर तुम होते भी और तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता। माँ ने ही तो तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है,
और माँ के ही माध्यम से तुम सुरक्षित होकर मुझे देख रहे हो, हंस रहे हो। अगर माँ नहीं होती और मैं आ जाता, शायद तुम रोने लगते। तो यदि माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, मैं ना तो इस बात को जान पाता और ना ही मैं तुम्हें देख सकता कि कितनी अच्छी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है। ठीक है ना। तो कविवर जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम ही धन्य नहीं हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है कि नित्य प्रतिदिन वो तुम्हारे साथ रहती है, वो तुम्हें निहारती है, वो तुम्हें खिलाती है, पिलाती है, पालती है, पोसती है, हर तरह से तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम ही धन्य नहीं हो, माँ भी तुम्हारी धन्य है, ब्लेस्ड है ना। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं क्या हूं? चिर प्रवासी। चिर प्रवासी का मतलब लंबे समय से मैं प्रवास पर निकला हुआ हूं, मैं एक जगह रुकने वाला नहीं हूं। मैं क्या हूं? तुम तो एक जगह रुके हुए हो माँ के साथ, लेकिन मैं क्या हूं? प्रवासी हूं। और मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूं जिसको शायद तुम नहीं जानते, नहीं पहचानते। मैं जो भी हूं, मैं प्रवासी हूं, मैं कोई दूसरा ही पर्सन हूं तुम्हारे लिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। इस अतिथि से, मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूं, तो मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। ठीक है ना। तो कभी बता रहे हैं कि जो बच्चा होता है वो भेदभाव से रहित होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब होता है, वैसे शहद आप लीजिए, या फिर आप पंचामृत जिसको आप बोल सकते हैं, पांच पांच तरह के, हर एक तरह के द्रव्य को मिलाया जाता है। दही है, शहद है, दूध है। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को जो है तुम्हारी माँ क्या करती है? मधुपर्क कराती है, तुम्हें चटा देती है। माँ जो है बच्चे को शहद लेकर चटाती है ना, तो उसी की बात की जा रही है कि माँ उंगलियों में लेकर कराती है। माँ, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम क्या करते हो? इसी बीच तिरछे होकर कनखी मारकर मुझे देख लेते हो। और होती जब की आंखें चार, और जब भी एक दूसरे की नजर हमसे मिल जाती है, तब तुम क्या करते हो? हंस देते हो, है ना। और होती जब की आंखें चार, जब आंखें चार होती है, अर्थात मेरी आंखें और तुम्हारी आंखें, नजरें एक दूसरे की मिल जाती है, तो तुम क्या करते हो? अपनी उसी दंतुरित मुस्कान से हंसते हो। मुझे लगती बड़ी छविवान, और वो इतनी मनोहर है कि उसकी छवि जो है मेरे दिल में उतर गई है, और वो बहुत सुनहरा दृश्य मेरे जहन से जा नहीं रहा, और वो मेरे उर्म में बस गई है। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं, और आसान भाषा थी, सरल भाषा थी, आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए आइए हम अगली कविता पर चलते हैं। अगली कविता फसल। देखिए, फसल को जो है कवि ने बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रस्तुत किया है। जिस फसल को आप सिर्फ एक फसल मान लेते हो, वास्तव में सिर्फ वो एक फसल नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण है। ठीक है ना। तो अब फसल जो पककर तैयार हो जाता है हमारे समक्ष, वो डायरेक्ट फॉर्म में हम फसल देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी लगी हुई है, चाहे वो मिट्टी की हो, पानी की हो, बारिश की हो, धूप की हो, हवा की हो, किसान की हो, वो सब जो है लगा हुआ है, तब जाकर वो फसल का रूप लेता है ना। तो उसी की बात कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि एक के नहीं, दो के नहीं, मतलब तुम एक दो नदियों के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जो फसल है उसमें एक दो नदियों का पानी नहीं, कई कई नदियों का पानी जो है आकर मिलता है। ठीक है ना। अब चाहे आप ट्यूबवेल वाटर यूज करें या फिर बारिश का पानी यूज करें, पानी को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसी नदी का है तो इसी नदी का है, हम अलग करके नहीं देख सकते पानी को। तो कई कई नदियों का पानी जो है उस फसल को दिया जाता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। जो फसल तैयार करने वाले किसान है, वो अकेला एक व्यक्ति जाकर फसल तैयार नहीं कर लेता, क्योंकि फसल को तैयार करने से पहले मजदूरों ने उसको बोया होगा। मजदूर के बोने से पहले उस बीज को किसी ने तैयार किया होगा। उस बीज को तैयार करने से पहले किसी ने उस बीज को एक प्रकार से सेफ किया होगा, स्टोर किया होगा, सुरक्षित किया होगा। उससे पहले भी फसल की कटाई हुई होगी। मतलब एक प्रोसेस में नहीं चला ये, इस प्रोसेस के अंतर्गत अनेक लोगों का हाथ जो है इस फसल को लगा है ना। तो वही कवि कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। जो फसल है वो लाख लाख, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, ठीक है ना, हाथों के स्पर्श से जो है ये फसल तैयार हुआ है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म।
अब मिट्टी का गुणधर्म से अभिप्राय जो मिट्टी की क्वालिटी होती है। आप मिट्टी को देखते हैं कि एक खेत की मिट्टी को बार बार पलट दिया जाता है, उसमें खाद मिला दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो हवाएं चलती है वो अपने साथ अन्य खेतों की मिट्टी लेकर आती है। वो बेशक हम नहीं देख पाते, लेकिन धूल भरी आंधी जो चलती है वो मिट्टी का ही तो बहना है। तो वो मिट्टी जो है एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर होती रहती है, और इससे मिट्टी की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी बढ़ जाती है। तो फसल में क्या है, अनेकों अनेक खेत की मिट्टियां जो है वो मिलकर उस फसल को तैयार करती है। फसल क्या है? फिर वही पूछते हैं कि फसल क्या है। आप फसल को क्या वो एक क्रॉप मानकर चल रहे हो, सिर्फ एक फसल मानकर चल रहे हो क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। फसल नदियों के पानी का जादू है कि पानी डाला और फसल तैयार। हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसानों ने, मजदूरों ने हाथ लगाया और फसल तैयार। पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी कैसी है? भूरी है, काली है, संदली है, उसका गुणधर्म है। जो अनेक तरह की मिट्टियां हैं, अनेक तरह के हाथ है, अनेक तरह के पानी है, उन सबका मिश्रण है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। आप फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं विज्ञान में, कि जो सूरज की किरणें हैं, आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके ही तो फसल तैयार करते हुए हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा जो बहती है, ठीक है ना, उससे फसल जो है वाइब्रेट होते हैं। फसल वाइब्रेट होते हैं, हवा चलेगी, फसल टिका हुआ है अपनी जगह पर, तो वो क्या करता है, हिलता है, डुलता है। तो उसी को कभी कह रहे हैं सिमटा हुआ संकोच है, कि वो खुल के कहीं और नहीं उड़ जाता, वो संकोच बस वहीं टिका रहता। चाहे उसकी मजबूरी ही क्यों ना, प्रतीत ऐसा होता है कि वो संकोच बस वहां है। और हवा की थिरकन का, अर्थात फसल को तैयार करने में हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, ठीक है, नदियों का पानी, अनेक खेतों की मिट्टियां, मजदूरों के हाथ, किसानों के हाथ, इन सब का जो है योगदान होता है। तब जाकर ये फसल तैयार होता है। फसल को आप सिर्फ एक फसल के रूप में नहीं लीजिए कि ये फसल है और एक हमारे सामने आ गया है। उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि इस फसल को तैयार करने के पीछे कितनी तरह की गतिविधियां हुई हैं, तब जाकर ये फसल हमारा पककर तैयार हुआ है। तो आसान सी कविता थी, कोई कठिन शब्द उतने ज्यादा थे नहीं, बस आपको समझाना था। समझ चुके होंगे आप। एक बार समझ नहीं आता मित्रों, दोबारा देखिए, दो बार नहीं, तिबारा देखिए, बार बार देखिए। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख भेजिए कि आपको कविता पसंद आ रही है, कैसा लग रहा है। आप अपने इनपुट दीजिए, और कोई अगर कमी लगती है तो आप सुझाव लिख भेजिए मुझे। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको सच्चा, अच्छा, वास्तविक कंटेंट दूं, और आप इसको पढ़िए, और ताउम्र आप इन चीजों को याद रख पाएंगे। और अगर मैं शॉर्ट व्याख्या करूं तो हो सकता है आपको समय कम देना पड़े, लेकिन सफलता का जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसमें जितना समय लगता है वो चीज उतनी ही अच्छी होती है। आप छात्र हैं तो आप निश्चित रूप से उत्तर को बनाकर लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाइए। तब तक हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम अगली कविता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।